नमस्ते बच्चों, मेरा नाम योगेश बबनराव उचाले, शाळा शिवाजीनगर मनपा हिंदी शाळा क्रमांक 1। आज हम मराठी विषय में व्याकरण में विराम चिन्ह देखने वाले हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होता है, इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान, यानी कि रुकने के लिए जो निशान लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। आप अगर कोई भी किताब खोलोगे तो किताब में कौन सा भी पाठ ले लो, वहाँ पे आपको हर जगह विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देगा। तो अब कब उपयोग करना है विराम चिन्हों का? अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपने भाव और अपने विचार रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता, स्पष्टता तथा सौंदर्य आता है। यानी कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाती है, भाषा में शुद्धता, स्पष्टता और सौंदर्य आता है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते। यानी आपके अभी समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह मतलब क्या। विराम का मतलब है रुकना और चिन्ह का मतलब है निशान। यानी कि जब हम लोग अपने भाव या विचार सही रूप से या सही ढंग से व्यक्त करते हैं, ऐसे समय पे विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो चलो विराम चिन्ह कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है सबको। इस तरह से आपको विराम चिन्ह और यानी विराम चिन्हों के नाम और असल में चिन्ह कैसा होता है वो दिखाई देगा। तो 13 विराम चिन्ह है, उनकी जानकारी हम लोग अभी लेते हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। किसे कहते हैं पूर्ण विराम? वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो देखो उदाहरण देखते हैं उसका। मोर नाच रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी वाक्य है तो वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इसका अधिकतम हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम मतलब क्या? अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम। तो उसका भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो देखो, उड़ीसा में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अब तीसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। यानी कि क्या बातचीत करते समय अथवा लिखते समय बहुत थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि फसलें उगाई जाती है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि फसलें, लेकिन बहुत सारी फसलें हैं। गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का। तो उनके नाम दर्शाते समय हर एक अनाज के बाद हम लोग क्या करते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। दूसरा उदाहरण देखो। सोनू, मोनू, राधा, सीता, गीता सभी खेल रहे हैं। अब इसमें लड़कियों के नाम दिए गए हैं, सोनू, मोनू। तो हर एक लड़की के नाम के बाद क्या किया जाता है? अल्प विराम लगाया जाता है। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हम लोग अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप जा रहे हो? यानी कि इससे आपको समझ में आता है कि हम लोग जो बातचीत करते हैं इसके दौरान कुछ बात पूछनी हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो उसके अंत में क्या लगाना पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। उसका और उदाहरण देखेंगे। क्या वह ईमानदार है?
सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए। यानी कि इसमें क्या किया, एक तो हम बात कर रहे हैं या किसी की कुछ बात पूछ रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे समय पे इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है विस्मयादि सूचक या विस्मयवाचक चिन्ह। तो देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, वाह मतलब क्या, हमें खुशी हुई है। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ, यानी हमें दुख हुआ है। तुम जा रहे हो, यानी आपका कोई प्यारा सा दोस्त है और वो अपना आपका शहर छोड़ के गांव जा रहा है, तो जाते समय आपको दुख होगा। अरे तुम आ गए, यानी आश्चर्य एकदम, यानी वो गांव गया था और गांव से शहर में आया और एकदम से स्कूल में आ गया और आपने बहुत दिनों के बाद उसे स्कूल में देखा, जबकि आपको लग रहा था वो गांव में। तो ऐसे समय आपके मुंह से आएगा, अरे तुम आ गए, यानी आश्चर्य, छी कितनी गंदगी है। यानी कि किसी को देखने के बाद अपने मन में जो घृणा पैदा होती है, उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विस्मयवाचक चिन्ह का कब उपयोग करना है, तो खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है योजक या विभाजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी परस्पर संबंध वाले शब्द चाहिए, लेकिन दो परस्पर संबंध वाले शब्द होने चाहिए, उन्हें जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तत्पुरुष द्वंद्व समास के मध्य तुलना करते हुए मध्य के अर्थ में विभिन्न शब्द युग्मों में संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए देखो, दो शब्द में परस्पर संबंध मतलब जैसे इधर उधर, सुबह शाम, सुख दुख, रात दिन, माता पिता, कभी कभी, मेरा सी भक्ति, चाय वाय। यानी कि दो शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किसका, योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है अपूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि उस वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है। उदाहरण देखो, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। यानी कि भगवान श्री कृष्ण है तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है वो दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। अब उसके बाद में है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का इस्तेमाल कब किया जाता है, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद है, यानी कि हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद है, 3 भेद है। यानी कि ध्यान में रखो कि विवरण चिन्ह का इस्तेमाल सूचना निर्देश करते समय किया जाता है। अब उसके बाद में है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्हों की रेखा योजक की अपेक्षा में अधिक लंबी होती है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि योजक और निर्देशक दोनों का चिन्ह तो बराबर है, सीधी रेखा खींची हुई है या सीधी लाइन खींची हुई है। तो बच्चों ध्यान में रखो कि योजक की जो लाइन होती है वो छोटी होती है और निर्देशक की क्या होती है, रेखा जो होती है वो लंबी होती है। इसका प्रयोग कौन कौन सी स्थितियों में किया जाता है, तो ध्यान में रखो अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले निर्देशक का उपयोग कब होता है, किसी वाक्यांश पद की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए, यानी किसी वाक्य की व्याख्या स्पष्ट करने के लिए। उदाहरण देखो, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है परिश्रम, लगन, निष्ठा और तपस्या से। यानी कि अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, अच्छा विद्यार्थी अगर बनना है तो सबसे पहले परिश्रम, लगन और निष्ठा और तत्परता दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा है निर्देशक चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है, तो संवादों के बाद। जैसे कि राधा गीता चलोगी मेरे साथ, गीता हाँ, यानी कि दोनों में संवाद चल रहा है, राधा और गीता, यानी राधा और गीता दो लड़कियां हैं, तो उनको पूछा जा रहा है राधा गीता चलोगी मेरे साथ, तो गीता कहती है हाँ। उसके बाद में तीसरा है
यानी निर्देशिक चिन्ह का ही देख रहे हैं। निम्नलिखित निर्देश अथवा सूचना के बाद, यानी निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। अवतरण पद के बाद लेखक का नाम लिखना होता है। जय जवान जय किसान, यानी ये घोषणा किसने दी है? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान। दूसरा उदाहरण है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? को निर्देश देते समय या कोई सूचना देते समय क्या करना चाहिए? इस चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। विक्षिप्त पदों के आगे पीछे, जैसे हिंदी उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। किसी एक विषय पर निबंध लिखते समय, यानी कि निबंध लिखते समय भी ये करना चाहिए। मेरी माँ, मेरा प्रिय खेल, उदाहरण जैसे कबीर, तुलसीदास, मीराबाई। अब आगे का है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो इसका भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह दो तरीके के होते हैं, एक हरे और दूसरा होता है दोहरे। तो एक हरे उद्धरण चिन्ह हम लोग देखते हैं। तो एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कोई विशेष व्यक्ति होगी या ग्रंथ होगा, उपनाम होगा, इनको प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, रामचरितमानस। देखो रामचरितमानस क्या है? ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ जो है इसकी विशेषता दिखाने के लिए क्या किया गया है? उसको एक हरे अवतरण चिन्ह लगाया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं? निराला कहते हैं। तो निराला को हमने क्या किया? एक हरे उद्धरण चिन्ह लगाया। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति की जो पहचान है वो दिलाते समय हमें क्या करना चाहिए? तो एक लहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में दोहरे उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए कहे गए कथन के आरंभ व अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपने अगर शिक्षक की बात सुनी और वही बात अगर आपके घर वालों को बता रहे हैं, तो जो वाक्य है उसको क्या करना पड़ता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह में बताना पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो वाक्य है वो उठा के आपने क्या किया? किसी को बताया या लिखा। तो वो जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे वाक्य के समय, ऐसे कथन के समय क्या करना चाहिए? शुरू में और आखिरी में क्या करना चाहिए? दोहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। या माँ बोली, अभी तुम पढ़ाई करो। कौन बोला? माँ बोली। तो माँ क्या बोली? आप कुछ नहीं बोले हो, आपने किसी का सुना हुआ या किसी ने कहा हुआ जो वाक्य है उसको जैसे कि वैसे व्यक्त करते समय क्या किया जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। माँ बोली, अभी तुम पढ़ाई करो। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो वाक्य है उसके शुरुआत में और आखिर में क्या किया जाता है? इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह बच्चों, आज हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।